क्योंकि इंग्लिश में मेरे से नहीं हाथ तंग है बहुत ज़्यादा। 1789 में वर्ल्ड लेवल पे क्या घटना घटती है जिससे कि पूरे विश्व का साहित्य ही बदल जाता है और विश्व का साहित्य प्रकृति की ओर लौटता है। इससे पहले लोगों का आम जो पब्लिक का सोच थी वो क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करना है, सुख सुविधा के साधन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए क्या हुआ, वहाँ पे युद्ध और क्रांतियाँ हुई, ठीक है जी। तो जिसका परिणाम निकलता है कि 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, जिसे कि इतिहास के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग मानी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ माना जाता है। और इस दौरान ही एक महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, जो कि दोनों इंग्लैंड के थे। साथ साथ लिखना चाहो लिख सकते हो। एस.टी. कॉलरिज सर वो उसी तरह में मत करो, आप जैसे स्टोरी लिखोगे बोलोगे उसी स्टोरी को क्या हिंदी में लिखना सर। ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्लस एस.टी. कॉलरिज। आप मेरे को मैंने नहीं कह सकते, देखा सर आप तो बहुत ज़्यादा। ये दोनों सर ऐसे लिटरेरिस्ट थे, पोइट थे, जिन्होंने लोगों की सोच को बदल दिया। क्या बदल, कैसे बदला? रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। ये संदेश जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने का संदेश था कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों ने ही मिल करके पूरे विश्व लेवल पे विश्व को दिखाया रास्ता प्रकृति का, नेचर का, कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति आपको क्या प्रोवाइड करती है? प्रकृति आपको क्या प्रोवाइड करती है? उसमें स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड। सर आप इन इंग्लिश मत चलाओ, इंग्लिश में पहले मार्कर चलाओ मत। इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। अब इसका मतलब क्या है सर कि लोगों को ये संदेश था कि जो पोएम्स या जो कुछ भी आप राइटिंग कर रहे हैं वो नेचुरल होना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उसके लिए कोई जैसे आपको डिफिकल्ट शब्द सुनने पसंद नहीं है ना। इसी तरीके से उनका भी यही संदेश था कि साधारण से साधारण शब्दों के द्वारा भी हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को कह सकते हैं। कोई भी आप कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो उस साहित्य के अंदर कॉम्प्लेक्स शब्दों की बजाय, जटिल शब्दों का प्रयोग करने के बजाय सिंपल शब्दों के द्वारा आप बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। ये संदेश 1789 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों ने मिलकर दिया। क्या लिखा इन्होंने 1798 में, जिसे बोलते हैं लिरिकल बैलेड्स। दोनों ने ही मिलकर के लिरिकल बैलेड्स लिखना शुरू किया। लिरिक का मतलब क्या था? सॉन्ग लिखना, प्रकृति के गीतों को लिखा जाना शुरू किया। लेकिन जब हम इम्पोर्टेंट इवेंट की बात करते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट था 1789 का, फ्रांस की क्रांति जो थी, ये क्रांति किस किस के बीच में हुई? समाज के अंदर जैसे सामान्यतः 3 वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग हो गया और उच्च वर्ग हो गया। तो ये जो क्रांति थी ये निम्न वर्ग के द्वारा की गई थी, निम्न वर्ग के द्वारा की गई। किसके लिए की गई? कुलीन वर्ग के लिए। हाई क्लास जो थी, हाई क्लास सोसाइटी थी, जो बड़े अमीर लोग थे वहाँ के, उनके विरुद्ध की गई, और इसे हम बुर्जुआ की क्रांति भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? बुर्जुआ का मतलब होता है भाईचारा। हाँ जी।
मतलब भाईचारे को फिर से स्थापित करें, क्योंकि उस समय लोगों का जो द्वंद्व का कारण, संघर्ष का कारण क्या था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जो कि उनको शांति नहीं दे सकती थी, जिसका परिणाम क्या निकलता है, अशांति फैल जाती है पूरे यूरोप के अंदर। तो फिर यहाँ पे इस तरह के लेखक पैदा होते हैं, इस तरह के कवि पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया को बदलने के लिए लिरिकल बैलेड्स लिखते हैं 1798 में। ठीक है जी। अब यहाँ पे लुईस 16वां का शासन था उस टाइम में, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी। लुईस 16वां यहाँ का शासक था और इसके जो 3 नारे थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। एक तो समानता स्थापित करनी है, यानी ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको समाप्त करना। दूसरा स्वतंत्रता, आज़ादी, हर किसी को अपने विचार रखने की आज़ादी हो, चाहे वो निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या फिर वो उच्च वर्ग का है। तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी कि आपस में भाईचारे को स्थापित करना, यानी किसी की कोई भी ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को वो पूरा करने के लिए आपस के अंदर एक दूसरे पर निर्भरता बढ़े उनकी। जैसे उनके अंदर पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी तो वो निर्भरता ही उनके अंदर प्रगति की ओर उनको लेके जाएगी, उनको शांति देगी। तो ये मूल मंत्र थे उस समय के, 3 लिख लो ये, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये तो 3 जो मूल उसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि इस रिवॉल्यूशन के पीछे। अब ये परिवर्तन वो क्यों चाहते थे, समाज का निम्न वर्ग जो था वो परिवर्तन क्यों चाहता था? क्योंकि जो फ्रांस का संविधान था और उसमें जो मूल अधिकार लिए गए थे, वो मूल अधिकार प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तरीके से अपनाए नहीं जा रहे थे उस समय में। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा इसके उद्देश्य थे और लोगों के द्वारा इन 3 चीज़ों को अपनाया नहीं जा रहा था कि न तो वहाँ स्वतंत्रता थी, न समानता थी और न ही भाईचारा था। अब फ्रांस का जो संविधान था उसमें जो मूल अधिकार थे उनको व्यवहारिक तरीके से अप्लाई करने के लिए आवश्यक था कि निम्न वर्ग के द्वारा उच्च वर्ग के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। जैसे हमारे भारत का जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूरोप के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के अंदर भी जो मौलिक अधिकार हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? यूरोप से लिए गए हैं। यानी जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे संविधान के, उन संविधान को व्यवहारिक तरीके से अपनाने के लिए फ्रांस के अंदर ये क्रांति की गई थी। तो इस आधार पे पूरा जो प्रांत था फ्रांस का वो 2 भागों में बंटा हुआ था। पहला तो था इसका प्रतिनिधि प्रांत। अब सर 1 मिनट।